हमारी डिस्कशन हम ये कह रहे हैं कि स्टेट को टैक्सेस क्यों चाहिए। स्टेट को टैक्सेस इसलिए चाहिए ताकि स्टेट अपनी मशीनरी को चला सके। मशीनरी में अभी मेरे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने जो एनुअल बजट स्टेटमेंट होती है, जो नेशनल असेंबली से रखी जाती है, वो आपको दिखाऊंगा। व्हाट इज एनुअल बजट स्टेटमेंट? हर साल हमारा बजट है, बजट में वो प्रेजेंट करते हैं कि अगले साल हमारे एक्सपेंस कितने हैं, एजुकेशन पे हमारे एक्सपेंस, हेल्थ पे हमारे एक्सपेंस कितने हैं, हमारे आप कह लीजिए कि हॉस्पिटल के एक्सपेंस कितने होंगे, यानी कि जो हेल्थ केयर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके डिफेंस के एक्सपेंस कितने होंगे, वन बाय वन उनके पास एक। अब उन एक्सपेंस को मीट कैसे करेंगे? आप जैसे और जैसे लोग उसको क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे। क्या पे करेंगे? टैक्स पे करेंगे। जब उसके ऊपर टैक्स पे किया जाएगा सर, तो अब आप एक बात नोट फरमा लें, तो ये चीज नोट फरमा लें कि अब वो टैक्स कैसे लगाएंगे। सर मैं इसकी मिसाल दूंगा। अभी हमारा 30 जून 2025 है, यहाँ पर हम बहुत डिटेल जा रहे हैं, हम ऊपर इसको रिकैप करने की कोशिश करें। यहाँ पर हमारा टैक्स ईयर एंड होगा 2025 का। कौन सा एंड होगा? 2025 का। कई लोग इसको 24-25 भी बोलते हैं, जिसको कई लोग क्या बोलते हैं? 24 एंड 25। इसको आपने 24 और 25 नहीं बोलना। सर क्यों नहीं बोलना? इसकी सर वजह ये है कि बेसिकली आपका सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपने पास लिख लीजिए। सेक्शन 74 यहाँ बताऊंगा वाली सब सेक्शन 1 यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है नॉर्मल टैक्स। किसकी? नॉर्मल टैक्स। सर जो नॉर्मल टैक्स ये होता है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम आपकी सैलरी की बात करें, आपसे पूछूं भैया आपकी सैलरी कितनी है, तो आप मुझे दो तरफ से डिस्कस कर सकते हो। आपका प्रॉफिट है क्या होगा? सर 2 लाख। सर ठीक है, आप एक महीने कितना है? मैं बोल रही मंथली नहीं, मुझे आप एनुअल सैलरी बताइए तो आपको 10 लेकिन गौर में कभी भी अपने इनकम और एक्सपेंसेस को मंथली एस्टिमेट हमने क्या बोला? एनुअल बजट स्टेटमेंट। एनुअल बजट स्टेटमेंट। एनुअल बजट स्टेटमेंट में क्या होगा कि आपके पूरे साल के जो एक्सपेंसेस होंगे उनको कैसे पता चलेगा? मैं सर ये कह रहा था कि आपका 30 जून 2025 पे टैक्स ईयर कौन सा हो रहा है? 2025। अब जब ये एंड हो रहा है तो इसको रिजल्ट भी करना है। मैं अगर 2026 स्टार्ट हो रहा है, जुलाई 2025 से कौन सा टैक्स स्टार्ट हो जाएगा? 2026 क्यों स्टार्ट हो जाएगा? जहां पे अगर ये एंड होता है ना, जून में जाता है, जून के साथ 30 जून के साथ 26 लिखा हो तो हमें क्या कहना है? वो टैक्स कौन सा है? 26। अगर 25 एंड हो तो हमें क्या कहना है? वो 25। इट मींस टू से दैट कि अगर आपका टैक्स ईयर आपका अगला स्टार्ट होगा 26 है, क्या गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं बची 25 के कि उन्होंने कितना टैक्स कलेक्ट किया, कितने उन्होंने एक्सपेंसेस किए? हमारी कंट्री के एक्सपेंसेस हमेशा हमारी कंट्री का एक्सपेंसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। सर उसकी वजह ये है, आपको नोट करवा रहा हूं। सर आईएमएफ के पास हम क्यों जाते हैं? यस, भाई ने कहा कि हमारी जो कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन, वो है कम, हमारे जो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस है वो है ज्यादा। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और हमारे पास इनकम कम है तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? आईएमएफ के पास, बाकी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक और यानी कि वो क्यों है कि आपने जब जून में एस्टिमेट किया तो आपने कहा कि पिछले साल की बेस पर मैंने कितना टैक्स इकट्ठा किया, लेकिन खर्चे हुए थे, फर्ज करें कि मैंने इकट्ठा किया था 1200 बिलियन, मेरे एक्सपेंसेस हुए थे 1500 बिलियन। जब 1500 बिलियन एक्सपेंसेस हुए थे और हमारा वो एक्सपेंस कितना था? कॉस्ट रेवेन्यू कितना था? 1200। फर्क कितना है? 300 बिलियन। वो हमने कैसे फाइनेंस किया होगा? आईएमएफ से। अब ये तो बात आपको अंडरस्टैंड हो गई कि गवर्नमेंट ने आप लोगों से टैक्स लेना है, क्लियर हुआ? यस। कि उनको अपनी मशीनरी को चलाने के लिए पैसा चाहिए।
लेकिन आप ये टैक्स की बेटे सर ये आप कह रहे हैं जैसे कि हमारे स्टैंडर्ड बढ़ते हैं तो हम स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए आईएमएफ से लोन लेते हैं। ये डिफॉल्ट का क्या कर सकते हैं? डिफॉल्ट इस डिफॉल्ट का ये कंसेप्ट होता है। मैं आप मिसाल सादा उसको फिर आप फिर टेक्निकली अभी इसको समझाने का टाइम लगेगा, लेकिन आप कंसेप्ट फॉलो समझो। आपने उस भाई से लोन लिया होगा 7 लाख, उससे भी लिया होगा, इससे भी लिया होगा, उससे भी लिया होगा। अच्छा अब आपका समझो कि आपकी मैं ना तो वालदा ना वालदा ना बहन ना भाई किसी को नहीं समझते। आपकी बात करता हूँ, आपके बैंक अकाउंट में पड़े 5,000, आपने लोगों से 5,000 रुपए आपके भेजने वाले पैसे क्या हैं? ज्यादा है, और आपके पास जो पड़ा हुआ है वो कम है, और आपने किसी और को लेना भी नहीं। आप ऐसा नहीं से ट्रैक करके हम लोगों को दे सकते। आप इसमें हैं, लॉसेस में हैं, ठीक है। यानी कि एक ही दफे सारे लोग आपके पास आ जाएंगे, भाईजान दे, तो आप क्या करेंगे? यू आर बैंकेड पर्सन। हम कहेंगे कि आप डिफॉल्ट स्टेज में गए। इन द मीन हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट कैसे डिफॉल्ट होती है? सर गवर्नमेंट के पास सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे नोट जारी होते हैं ना, वो नोट बेसिकली वो बेकार है, वो कागज का टुकड़ा है, उसको लिखा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ज़माने से जाना, यानी कि दिस नोट इज इशूड ऑन द गारंटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक्चुअल में वो एक पेपर है, एक्चुअल में क्या है? एक सिंपल पेपर है। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, तो ये समझ लीजिएगा कि अब गवर्नमेंट ने आईएमएफ से लोन लिया होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया होगा, बाकी कितने फॉरेन उन्होंने लोन लिया होगा, तो लोन लिया होगा ना, उन्होंने खर्च कीजिए 5,000 मिलियन का लोन, एक अलग। लेकिन हम पाकिस्तान के पास उन लोगों को देने के लिए क्या है? जितना उनके पास है ना, सब कुछ उनको फिर भी रखवा भी उनको सेल भी करनी, फिर भी हमारे वो क्या है काम, जिसकी वजह से हम कहते हैं चाइना वालों जल्दी से ना हमें हमारा जो लोन है हम आपको मतलब किसी और कंट्री का देने वाला आया था, चाइना से पकड़ा उनको दे दिया, उनसे पकड़ा उनको दे दिया, यानी जैसे आप आपको कर रहे हैं इस बार के दे दो, उसके दे दो, उसके दे दो, नए वाले से पकड़ो इसको दे दो, ये प्रैक्टिकली ये चल रहा है ऐसा। मैं क्या है आप कंसेप्ट को समझें। यू आर इन डिफॉल्ट से अगर आपके पास जो कुछ है सब बेच भी लो, यानी कि हम कंटिन्यू क्या क्या बेचा जा सकता है वो आपको ठीक है, एक ही चीज बेची जा सकती है। जैसे आपने एयरपोर्ट बेचनी शुरू कर दी, जैसे आप रेलवे बेच सकते हैं, जैसे आप करते हैं कि आपके पास लेके आपके पास जहाँ जहाँ से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है ना, गवर्नमेंट को पैसे इकट्ठे करने वाले जो जराए हैं आपका गवर्नमेंट बेच दो, ठीक है, तो आप यहाँ से बेचते हैं यस उसको जाएगा, वो चीज़ आप हमारी नहीं बेच सकते, ये कुछ सालों के लिए हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। इससे आसान में फॉलो नहीं करके हम उसको समझ सकते हैं। लैंड की नाम भी होता है, उससे पैसे खर्च करोगे, आपका घर मिसाल के तौर पे एक एक्स्ट्रा है, वो घर आपके नाम पे है, लेकिन और जितने पैसे आएंगे ना आपको लिख के दे दिया, उसका किराया नहीं मिलेगा, तो इट इज स्टेट होगी जो सर जैसे आप पहले बता रहे थे ना स्टेट सॉवरेन है वो टैक्स में इम्पोज कर सकता है। जी जी, अगर हम आईएमएफ से लोन ले लेते हैं और आईएमएफ के अपने कंडीशन तो स्टेट आईएमएफ का पाबंद हो जाती है, तो स्टेट की सॉवरेन किधर गई है? नहीं, आप एक चीज देश समझिए, आप एक चीज समझिए कि अब आपके फर्ज कीजिए कि वाला साहब है, एक बात है, वो कहीं जॉब करते हैं, उनके लिए आप वाला साहब के जाओ एम्प्लॉई के तौर पे काम करते हैं, वो बंदा सॉवरेन है, उसका ऊपर मानते हैं, आप उसमें भी भाई कंडीशन मैं पैसे साथ में जाकर दे रहा से जाकर जी, लेकिन वो उनके लिए सॉवरेन है, लेकिन आपके घर में आपके वाला सॉवरेन है, आपका जो स्टेट सॉवरेन है अपनी वो जो स्टेट है उसके लोगों के लिए, हाँ अब जो आपके टेरिटरी, लेकिन आप जब आप बात करें कि उसकी आईएमएफ की, तो आईएमएफ ये तो ऐसे समझे कि हम किसी बटेले के पास फर्ज कीजिए कि गांव का चौधरी पूरे गांव का वो क्या है, गांव के ना बात उसको जो 24 साल है वो सॉवरेन है ओवर द विलेज, लेकिन 24 साल भी आगे किसी एमएलए एमपी या किसी और मिनिस्टर के सामने वो उसके ऊपर सॉवरेन कौन बैठा हुआ, मिनिस्टर एमएलए एमपी और सब, इसका मतलब ये हुआ कि सॉवरेनिटी को आप ये नहीं एब्सोल्यूट ऑफ है वो ना देखिए, सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट वो तो अल्लाह की जात है, मैं ख्याल है
कि जो अभी नए कल आए हमारे अमेरिका वाले, ठीक है, बिगर की बात करें तो खैर हम अमेरिका की बात यहाँ पे नहीं कहते, ठीक है, हम तो बात करेंगे हमारे लिए। आप एक बात और मैं ये बताऊँ एक्चुअल बात आप, ठीक है, अल्टीमेट तो वही बैठे हुए, ठीक है, हम उसको नहीं जानते, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ना मुझे यहाँ पे और ना तो कुछ, ठीक है। अब ये है कि यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये लोग थे, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको टैक्स जो है वो सोवरेन लगाएगा और किसी कानून के तहत लगाएगा, और कानून ने कौन सा बनाया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और वो बनाया आईएन पाकिस्तान के अंदर आपकी 4 शेड्यूल में इसकी पावर थी, जिसकी फेडरल गवर्नमेंट ने कानून बनाने की पावर जब काफी दी गई है आर्टिकल 70 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसका सब आर्टिकल 4 वहां पे बताया गया कि फेडरल गवर्नमेंट कौन सा कानून बनाएगी। जब मैंने उसको पढ़ा तो वहां पे लिखा हुआ था 4 शेड्यूल, जब मैंने 4 शेड्यूल को पढ़ा तो वहां पे लिखा हुआ था कि ये कानून, वहां पे लिखा हुआ था इनकम टैक्स का कानून कौन बनाएगी, फेडरल गवर्नमेंट। या आपको मैं दिखाऊंगा अभी तो इससे शुरुआत है ना, जब वो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी तो उन्होंने क्या बना दिया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, क्या बना दिया, जब उन्होंने सर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बना दिया, ठीक है, तो हमने उस ऑर्डिनेंस को फॉलो करना है, टैक्स को कंप्यूट करने के लिए। अब मेरे साथ स्टूडेंट्स बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस एंड एक्ट। जी सर, एक्ट इज बेसिकली अ बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट। इस तरह पास व्हाट इज मेंट बाय पार्लियामेंट by parliament we mean the national assembly, senate and the president of Pakistan। शाबाश, एक्सीलेंट। एंड वो इस तरह पास होते हैं कि उसकी डिबेट होती है, वो फिर उस स्टेज पास होता है, प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट शायद वापस भी भेज देंगे, नॉट नेसेसरीली वो फिर वापस उसे भेज देंगे, वो सारा सकते हैं, ही मे साइन इट नॉट साइन इट, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ the case of an ordinance, the president will enforce something into his by his own power, and it will be the law of the land for 140 days, and it may later on be reintroduced as a bill as well, और उसके ऊपर भी डिबेट हो सकती है। लेकिन ओरिजिनली ऑर्डिनेंस क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी एक किस्म का एक्ट या एक किस्म का लॉ पास कर सकता है ऑन हिज ओन, ये बाय ऑर्डिनेंस, और ये 120 दिन के लिए एक्ट पास कर सकते हैं, लॉ पास कर सकते या इस तरह का लॉ पास कर सकते हैं, मतलब he has the power to do it as well, but उसका ये है कि it is only in effect for 120 days unless and until it is reintroduced as a bill in parliament and is passed through the normal process of the lawmaking। अच्छा बताएं, मतलब इसमें कुछ कमी है ये भाई आप असल में अगर जो है वो इसी सिचुएशन में इसको अपडेट किया जाता है जब पार्लियामेंट में वो सेशन में हो या इमरजेंसी सिचुएशन हो, बस उसको आप देख रहे हैं, उसको कर दीजिए, आप ऐसा करिए फिर बीच में से सोचते हैं अगर जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में भी इमरजेंसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट साहब कानून लाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेंस बोलेंगे, 120 दिन के लिए, और उसकी वैलिडिटी होगी 120 दिन। 120 के अलावा ये पार्लियामेंट नेशनल असेंबली 120 दिन से पहले भी कर सकती है और उसको कर सकती है। बहुत अच्छा है, कहा कि अगर नेशनल असेंबली चाहे जिसको 120 दिन से पहले रात को सदर साहब ने वो साइन किया, जनाब वाले ऑर्डिनेंस आया, उसको नेशनल असेंबली वालों ने बुलाई, नेशनल असेंबली का वो रात वाला ऑर्डिनेंस पालन हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने फाइलिंग किया, 120 दिन चलता है, जो ये 120 दिन हुए उसके बाद उसको उन्होंने आगे एक्सटेंड कर दिया 120 दिन। मुझे एक चीज बताओ आप कि किस तरह से अगर 120 दिन की होता है तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होता है वो फिर दोबारा पार्लियामेंट से पास की गई इस वजह से अगर पास करते तो कभी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ना रहता, सिर्फ इट मस्ट बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट। तो कुछ केसेस में वो ऑर्डिनेंस है ना बात कर देते हैं, 120 दिनों के बाद 120 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली वो एक एक्ट लॉ के क्या होगा ऑर्डिनेंस। नहीं सर मार्शल लॉ के दौर में जो भी ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं उसको बाद में वो एक प्रिविलेज से यानी कवर दे दिया जाता है, जिसकी वजह से रूल ऑर्डिनेंस जितने कवानीन आपके मार्शल लॉ करते हैं उस वक्त आते हैं
आपके चीफ मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर कहेंगे कि फलां तरीके से हम अपना बोर्ड प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपके फलां तरीके हम इलेक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर इलेक्शन होता है, फिर पार्टी आपकी बनती है, वो इलेक्शन असेंबली बनती है, वो असेंबली बनेगी, तो उसमें ये होगा कि जो पुराने कॉर्पोरेशन वो जो भी मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसने कहा उनको पास कर दिया, उनको बाद में पास ही किया है, उनको अडॉप्ट किया है, उनको अडॉप्ट किया। पास करने का मतलब ये होता है कि बिल का पहला इंट्रोड्यूस होना असेंबली में, सेनेट में, और उस पर डिबेट होना, फिर प्रेसिडेंट के पास जाना, तो उसमें सारे प्रोसेस नहीं होते, बल्कि एक समझे कि जनरल ऑर्डर की स्थिति वो सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसमें फिर 120 दिन वाली बात नहीं होती। इस भाई ने कहा कि जैसे मुस्लिम शादी ऑर्डिनेंस 1961 है, जैसे इन्होंने कहा कि उन्होंने शादी ऑर्डर है 1984 है, इन्होंने कहा ज़कात ऑर्डिनेंस 1980 है, इन्होंने कहा हदूद ऑर्डिनेंस 1979 है, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2001 है, इस तरह से और भी विधाशा का हो सकते हैं। यस, जहाँ पे आपको ऑर्डिनेंस का लफ्ज़ नजर आए, आप देखेंगे कि लाजमी तौर पे वो किसी माशरा के दौर के ऊपर है, ठीक है, जिनमें आपका एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी शामिल है। जी यस, इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने ऑर्डिनेंस अवेलेबल है मार्केट में वो आपके माशरा बाद में अडॉप्ट है, उसको बाद में पता नहीं क्या जा सकता था, नया कानून लाया जा सकता था, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसी को कर दिया। और अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 कवानीन बने थे। पहले हम पुराना अमेरिका वाले फॉलो करते थे, पाकिस्तान का पहला 1979 जो जाओ साथ में वो भी चीफ मास्टर था, उसके बाद 2001 में आया जो कि हमारी किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने आज तक आपका ऑर्डिनेंस नहीं बनाया, और मतलब कोई भी एक्ट नहीं बनाया, कोई इनकम टैक्स एक्ट आपके वो है बस पाकिस्तान की हिस्ट्री बस की बात है। अब सर इसमें हम ये डिस्कशन करते हैं कि सर इसके ऊपर हमें ये समझ आ गया कि आपका जो ऑर्डिनेंस है वो है, लेकिन एक चीज़ और आपको बताता चलो कि आपका ये जो ऑर्डिनेंस है 120 दिन वाली जो हमने बात की, ये सिर्फ इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट होता है उसके लिए, ये नहीं कि आपने फिर आना तो फाइल नहीं करते इसके बारे में, फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सर ऑर्डिनेंस मे बी ऑफ 3 टाइप्स, वन इज इशूड बाय द गवर्नर जो किसी एक बंदे से लिए होता है, द सेकंड वन इज इशूड बाय द चीफ मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, द थर्ड वन इज इशूड बाय द इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अच्छा, अब सर क्या बाद में सर एक चीज बताएं कि हर साल आपका जो बजट आता है उसमें तब्दीली करते हैं, तो पुराना कानून जो है आप उसको एक्ट क्यों नहीं कर देते? सर उसको एक्ट इसलिए नहीं कर देते, जब वो कानून आया था ना तो वो अपनी फर्ज के लिए ये कानून आया था, ये बिल्कुल है जब ये 2001 में आया, इसलिए 250, 500, 700, 900, 1000 साल। अब जब बात में बजट आता है तो सारे सफे जगह पे मिल रहे हैं, सवाए में से कोई आप समझ लें 100, 150, 80 या 90 पेज उनसे क्या हो जाएंगे चेंज, वो बहुत सारी बड़ी रहेंगी, वो जो सफे चेंज हो जाएंगे उनको निकाल दिया जाएगा, और जो सफे चेंज हो जाएंगे न्यूज सफे उस जगह पे लगा देंगे। सर सफे लगाने से क्या होता है, अगर आप लोगों ने किसी ने बुक्स देखी है तो इसकी तो आपको पता होगा 2 किस्म की बुक होती है, एक वो जो बारीक बुक होती है जिसको आप पढ़ेंगे तो वैसे वो हम पढ़ते हैं नॉर्मली तो वो जैसे सफाई पढ़ते हैं, एक वो होती है उसके साथ क्लिप लगा होता है, क्लिप आप दबाते हैं तो वो बुक खुल जाती है, वो जो आता है पता चेंज करने के लिए, तो वो रिस्पेक्टिव होते हैं ना जो पर्सन होते हैं वो सफे निकाल के उसको चेंज कर लेंगे, एक्चुअल बता रहा वो आपके नए सफे आपके कानून में लगाते हैं, ये तो पूरी किताब आपकी चेंज नहीं होती, ये कि आप एक दफा बीइंग टैक्स लॉ में एक दफा बुक ली, उस बुक को मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया, और उसमें से कुछ चंद पॉइंट्स जो थे ये चंद जो सफे से चेंज हुए वो उन्होंने चेंज आके कर दिया, तो आप ये कहीं पूरा कानून तो तब्दील नहीं हुआ, कानून वही है, कानून वही रहेगा जो प्रोमोलगेट हुआ था जिसकी वजह से वो ऑर्डिनेंस है, यानी कि उसमें फिर आप कहें कि बजट इसलिए क्या आ रहा था, बजट इसलिए अमेंडमेंट आती है इसमें एग्जिस्टिंग आपके लॉ के अंदर, बात को फॉलो करें। अब बजट को हम बजट क्यों कहते हैं? सर बड़ी जब बजट प्रेजेंट किया जाता है
आप जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं वो जाने कौन बता देगा टेंडर कोई जो लोग आए हुए हैं जैसे कि हमने साथ में सर इससे मुझे याद है वो जो अल कैपोन था वो बहुत बड़ा मतलब ही वाज अ माफिया बॉस, कोई उसे पकड़ नहीं सकता, विटनेसेस को वो करता था मतलब Yes, yes. and the people who got over the IRS on tax basis एक्सीलेंट जैसे एक्सीलेंट टैक्स वाला से बनता है। अब इन लोगों को नहीं पता होगा कि अल कैपोन इज द फाउंडर ऑफ द टर्म मनी लॉन्ड्रिंग। अल कैपोन वाज द फाउंडर ऑफ द टर्म मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो अल कैपोन के बारे में ये क्या है मसला गुड टू नो दैट कि आपने चीज़ कर लेना है। जब मैं किसी के हाथ में नौकरी का डॉक्टर करता तो मैं अल कैपोन के बारे में पहले बताता हूँ कि एक्चुअली से नौकरियाँ लगा दी थी और वो पैसे कहीं से वो इलीगल पैसे को लॉटरी में ना नहीं तो उस लॉटरी के पैसे हैं उस लॉटरी के पैसे हैं फिर एडवर्टाइज पे फंस गया। तो मीनिंग देर है कि आप एक बात याद रखें थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल है लैंग्वेज में। अच्छा अच्छा जी जी बोले बोले क्वेश्चन आप करें अच्छा रहेगा इंटरेक्टिव थी माइंड है कि आप सवाल करेंगे आपको नींद खराब होगी। 2025 के लिए जो है बजट जो है जनरेट करना जी तो वो 24 में जनरेट हुआ होगा। शाबाश बच्चे का बड़ा अच्छा सवाल आया कि सर जो बजट आपने बनाना हो टैक्स के 2025 का ये यहाँ पे एंड हो गया तो ये कैसे हुआ होगा। मैंने कहा कि ये आपसे जून 2024 में आया और इसकी अगली किस्त स्टार्ट हुई होगी 1 जुलाई 2024 और एंड कब होगा। ये फर्स्ट जुलाई से क्यों होता है? हाँ फर्स्ट फर्स्ट जुलाई जनवरी दिसंबर में अच्छा तुम बताओ भाई ये जो मैंने आपको सेक्शन 74 एक बताया ना ये मेंशन की कि आपका टैक्स के 12 माह यानी कि गवर्नमेंट अपनी इनकम और पैसे को टैक्स एस्टिमेट करेगी 12 माह। अब यहाँ पे आपने कहा सर 12 माह जनवरी से दिसंबर हो सकते हैं वहां उन्होंने लिख दिया कि ये जून पे खत्म होगा टैक्स कब खत्म होगा। अच्छा ये नहीं बताया कब एंड होगा स्टार्ट कब होगा। हमने कहा कि अगर ये जून पे एंड होगा तो मैंने जून से 12 को माइनस किया 12 माह मैं अपने वापस किया तो मैंने चेक किया कि ये जुलाई में। अच्छा मैंने कहा जुलाई कैसे अगर यहाँ पे 30 जून पे एंड हो रहा है 2024 है तो ये 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट होगा। ठीक ये सेक्शन 74 एक का पास है इसके बीच में कंसेशन है मतलब सिस्टम लॉ से बड़ी कंसेप्ट और बड़ा क्या हो नहीं कोई टर्म है कि मतलब 6 महीने जो गुजर जाते हैं इस साल के तो उससे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं जो भी ये टैक्स रेगुलेशन तय करते हैं उनको परमिशन मिलती है इससे कि 6 महीने इस साल के गुजर गए हैं नेक्स्ट 6 इस साल के और अगले साल के 6 के बनाएंगे। नहीं 6 माह नहीं होता मैं आपको बताता हूँ सुने 6 से 12 का होता है ये जुलाई से स्टार्ट किया उन्होंने मैं उठा देता हूँ जो अभी कौन सा 4 25 चल रहा है ठीक है ना 24 25 से 4 25 चल रहा है 74 एक का यहाँ से स्टार्ट हुआ जुलाई 2024 से एंड कहाँ पे होगा जून 2025 जून वाला महीना अभी चल रहा होता है जून वाला महीना भी चल रहा होता है लेकिन मई तक आपका टाइम कंप्लीट हो गया ना जुलाई से 11 माह के पास एक्चुअल स्टैट्स मौजूद है गवर्नमेंट के पास कि व्हाट दे अर्न फ्रॉम टैक्सेस ठीक है नंबर 1 व्हाट दे स्पेंड ऑन देयर मशीनरी के वो जो भी आपकी एक्सपेंसेस जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। अब उन्होंने उस पिछले साल को देखते हुए तभी हम इसको बजट कहते हैं पिछले साल को देखते हुए उन्होंने एस्टिमेट करना है किसको अगले साल को कैसे वो एस्टिमेट करेंगे वो कहेंगे अच्छा अगर पिछले साल में हमारे कितने एक्सपेंसेस थे और पिछले साल कितने थे अगले साल में कितने हो जाएंगे। अच्छा उनको कैसे पता चलेगा सैलरी के अंदर 10% इंक्रीज हेल्थ के अंदर 5% इंक्रीज एजुकेशन में 1% इंक्रीज पिछले साल के पैसे उठाए उनको क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। पिछले साल 100 रुपया खर्चा हुआ था तो इस साल कितना होगा खर्च में 105 20 30 जो भी उन्होंने पढ़ते हुए उनके पास पूरे साल की एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस आ फिर उन्होंने पिछले साल का रेवेन्यू उठाया उन्होंने कहा पिछले साल हमने 10% टैक्स लगाया था तो हमारे पास इतने पैसे आए थे। अब हम क्या करें कि हम 10 की बजाय क्या कर दें 12 कर दें ताकि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए। बात को गौर करें इट मींस टू से दैट कि वो लोग क्या कर रहे होते हैं वो लोग आपके लिए एस्टिमेट पहले ही करके बैठे हुए हैं जून। अच्छा जून के अंदर उसको पास भी कर लेंगे और उसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो वो लोग क्या करेंगे कि 1 जुलाई से
अप्रूव हो जाता है ना इसको बजट ही कहते हैं, इसको हम कहते हैं फाइनेंस है। क्या बोलते हैं? फाइनेंस है। नहीं पहले फाइनेंस बिल होता है, इसको हम लोग बजट कहते हैं, इसको फाइनेंस बिल कहते हैं, बाकी देखेंगे कि नहीं। और देन जब वो अप्रूव हो जाए तो हम इसको फिर मनी बिल भी नहीं कहना, हम इसको क्या कहते हैं? फाइनेंस एक्ट। सर ये बजट डेफिसिट कैसे होता है? बच्चे ये जो पैसे जो हमने वो आईएमएफ से लेने उसको बजट डेफिसिट कहते हैं। यस जो माइनस में जो मैनेजमेंट रेवेन्यू हमारा काम है। सर ये एक्सपेंस इंक्रीज क्यों करते हैं? आपकी सैलरी इस साल लाख रुपए है, अगले साल लाख रुपए होंगे कुछ तो उसके पीछे रीजन को छोड़ो, आप मुझे बताओ मेरे साथ एक साल काम करो लाख रुपए दूंगा, अगले साल भी लाख दूंगा, उससे अगले साल भी लाख। आप मुझे रेस्पेक्ट कर रहे हो। सो इट मींस हम जो है ना एक्सपेक्ट करते हैं स्टेट से कि वो जो है हमारी बिल पे की है, फिर हमारी ऐसा नहीं किया। चूंकि गवर्नमेंट के सैलरी के तो भाई वैसे कब लगा लो, लिखने से कुछ भी नहीं होता, वैसे कब लगते हैं तो भाई इधर इसको कोई मारता है, ये देखो उसको ये चश्मे वाला भाई अच्छा ऐसा नहीं पड़ती है पहले देखिए आप सीधी बस। अच्छा अब आपको बताता चलो कि गवर्नमेंट एक्सपेंसेस बढ़ती होती है, क्या फर्स्ट करें हेल्थ की बात करें, बड़े से बड़े चैनल रिपोर्ट किया तो क्या रिपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ों की कीमत आज क्या इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ों की कीमत आपकी चीज़ों की कीमत नहीं बढ़ती, यानी कि हम बेसिकली सैलरी ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, हमें जो पहले सैलरी मिलती है इकोनॉमिक्स में आपको पता है उसकी आपकी मनी की डिवैल्यूएशन हो जाती है, उसकी परचेजिंग जो पावर होती है वो कम हो जाती है। तो इट मींस स्टॉक मार्केट में जो है वो सपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे रिपोर्ट बोलते हैं लोकली तो आपकी इन्फ्लेशन मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें आप एक चीज को फिक्र ना करें, आप ये टेक्निकली समझें कि आप ये इंक्रीज करेंगे किनको आपने हर मैकेनिज्म में इंक्रीज यूनिवर्सिटी में इंक्रीज ना दें तो यूनिवर्सिटी एक्सपेंशन क्या करेंगे, एक्सेस क्या करेंगे, बार बार देते हैं देते हैं, हम उसकी बात नहीं करते, नहीं बात करते आप लोगों ने प्रोजेक्ट में किया है। अच्छा अब आप एक बात को समझ लीजिए कि हमने प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीज़ें हमारी जितनी भी चीज़ें हमारी और हम समझे जितने डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट की सबको इंक्रीज दी जाए। अब उस इंक्रीज को करने के लिए आपने टैक्स को भी इंक्रीज करना या कुछ नए टैक्सेस लगा दो, ठीक है, या फिर क्या करो एग्जिस्टिंग को इंक्रीज कर दो। सर साइकिल चलता है, अरे ये साइकिल चलाना है, वरना तो आपका ये जो क्लैश हो जाएगा, सिस्टम क्लैश हो जाएगा। आप गवर्नमेंट के फैक्ट्री में काम करते हैं, एक महीने सैलरी मिलती, दूसरे महीने सैलरी मिलती, तीसरे महीने सैलरी मिलती। एक और चीज होगा यहीं पे है प्रैक्टिकल, वो होती कैसे उसका नहीं बता रहा, एक कंसेप्ट आपको दूंगा यहाँ पे होल्डिंग टैक्स आप जो सैलरी में से टैक्स कटते हैं, आप कुछ मोबाइल फोन पे आपसे टैक्स दे दिया ये क्यों नहीं रहते हैं, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ आपके साथ। जुलाई से आपका ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ जून तक जाके पूरा साल आपने टैक्स दिए और आपको पता है किसके आगे हमारे 3 मंथ और होते हैं रिटर्न फाइल के लिए, इंडिविजुअल की बात करें 30 सितंबर तक फाइल की होती है, सेक्शन 118 यानी कि साल जहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे एंड होता है, एंड होने के बाद जैसे बिजली का बिल आपका अगर आपकी बिलिंग फर्स्ट करें 15 से 15 चल रही है, कभी 15 को बिल देख कर अभी आज जमा करना है, आपको टाइम दिया है बिल्कुल इस तरह से आपको जब 30 जून पे आपका वो ईयर एंड होगा वहां से आगे टाइम दिया जाएगा। किस चीज का टाइम दिया जाएगा सर? आपको टाइम दिया जाएगा ताकि आप फाइलिंग करने, आप डाटा अपना अरेंज करने, आपका टैक्स पे करेंगे, आपका पैसे कम होंगे। लेकिन अब हम इसको कंसेप्ट एक दफा कभी छोड़ते हैं, हम ये समझते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई कैसा आप रिटर्न फाइल करें, बल्कि वो ये करते हैं कि जैसे मुझे एक सैलरी मिलती है साथ टैक्स कट करते हैं, दूसरी सैलरी मिलती है टैक्स कट करते हैं। व्हाट द हेल दिस इज, क्यों ये होगा सर? आप ये समझे, अगर आप गवर्नमेंट को सारे लोग कहें कि हमने जून के बाद जब रिटर्न फाइल करनी सितंबर में टैक्स देना है, तो गवर्नमेंट पूरा साल कुछ एक्सपेंस करने हैं, कैसे करें? नहीं ये विदाउट टैक्स अच्छा बोल नहीं सकते, यानी कि आप एक पता ये भी कर सकते हैं सर, ये भी हम कर सकते हैं जो इस साल की कलेक्शन हुई अगले साल यूज कर लें, जो अगले साल की कलेक्शन हुई अगले साल यूज कर लें, हम ये बात कर सकते हैं।
लेकिन जो बिग वर्ड्स करेंगे इस कलेक्शन को आगे कर लेंगे, जो पिछला साल उसको कैसे करेंगे पूरा। अगर हम कहें कि चलो ले रहे हैं पूरी कंट्री के लिए वो ओवरऑल, अब हम डिफॉल्ट कर रहे हैं किसी, हम हर बंदे से लोन मांग रहे हैं, फिर बात को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होल्डिंग का कंसेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिया गया ताकि गवर्नमेंट पूरे साल में कुछ ना कुछ कलेक्ट करे। फिर बात को फॉलो कर रहे हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली कैसे होती है चीजें उनके लिए डिस्कशन नहीं आती, ये पता होना चाहिए कि है इतना पता होना चाहिए। सर इस तरह जब एक अमाउंट होती है उसमें अगेन एंड अगेन सेम अमाउंट पर टैक्स लगा, जैसे एक सैलरी है उस पर टैक्स लगा, वो बैंक में एटीएम आप एटीएम से निकाले गए उस पर टैक्स लगा, अब आप उसी पैसे से आपने गाड़ी खरीदी, हालांकि उस पैसों पे टैक्स हो चुका है, उस गाड़ी पे टैक्स लगता है। ये क्या होता है? आपके सर नाम क्या है? उसामा। उसामा ने एक बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन पूछा और मैं भी यहाँ इसलिए वो कि इसको प्रैक्टिकल जा सकता है। उन्होंने कहा कि सर ये सैलरी है, ये मेरे बैंक अकाउंट में, इस सैलरी पर मैं टैक्स जमा, अब इन पैसों को बैंक से निकाल के मैं जेब में डालता हूँ, बैंक वाले मुझे टैक्स देते। इन पैसों से मैं अगर गाड़ी खरीदता हूँ, ये गाड़ी खरीदी तो अब इसको टैक्स सर ये 2-3 दफा टैक्स यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ सबसे पहले तो टैक्स तो आपने कहा कि सर इनकम टैक्स, इनकम तो ये थी कि अगर मैं सैलरी मांगने पैसे आ रहे थे टैक्स ले दिया, दे दिया मैंने टैक्स, ठीक है। अब सर उसके बाद बैंक से निकाले तो वो आपको पेनल्टी टैक्स नहीं है, पेनल्टी नहीं उसको कहते हैं एडवांस टैक्स है। क्या है एडवांस? क्या मतलब सैलरी वाला तो आपका टैक्स बनता था, क्यों बनता था? यू आर अर्निंग इनकम, उसमें समझते हैं क्योंकि नाम क्या है इनकम टैक्स। लेकिन ये बैंक से अपने पैसे निकाल, मेरे अपने पैसे निकाल के टैक्स दे वांट कि आप क्या करें एफपीआर के साथ रजिस्टर्ड हो, क्या हो रजिस्टर्ड। अच्छा क्यों? जब उस सेक्शन जिस सेक्शन के तहत 231 के तहत आपकी टैक्स लिया जाता है उसके अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि भाईजान इसमें सिर्फ नॉन फाइलर से लिया जाएगा, अगर मैं फाइलर हूं तो मुझसे टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। इट मींस टू से कि आप अगर नॉन फाइलर और मैं फाइलर हूं तो आपसे ले लेना मुझसे नहीं। और इसकी भी लिमिट है, अगर 50 लाख से ज्यादा आप लोन निकल आए फिर ये लाख के ऊपर 0.6% यानी कि लाख पे 600 रुपए का है। ये आपने नोट्स याद नहीं कर दी, ये दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग ना आपको याद नहीं हो सकती है, बाद में आप कहेंगे सारी इतना मुश्किल इतनी चीजें बढ़ा दी बस आप बस कंसेप्ट हो गया, इनको जवाब देंगे आप बचा क्या है तो 600 रुपए जो है वो इन्हीं के ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक टैक्स नहीं है, वो 100 उसको हम कहते हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का क्या मतलब है? साल के एंड में मेरा टैक्स बना उसमें से वो लिस्ट हो जाएगा, एडवांस है मेरा प्रॉफिट कर दिया, ठीक है। अच्छा सर उसके बाद गाड़ी ने दोनों फाइलर से दिया था नॉन फाइलर से, सर फिर क्या फर्क हुआ आपके और मेरे में? सर पहली बात ये कि उसमें रेट का आपको डबल होगा, देते का होगा सिंगल, सर फिर भी आपसे लिया जा रहा है, मैं तो उसी पैसे से गाड़ी ले रहा हूँ पैसे सैलरी के थे। अब सर एक चीज आप समझे कि ये भी एडवांस टैक्स है। साल के एंड में अगर मेरे पास ये टैक्स बना मैं उसमें से इसको क्या करवा लूंगा? एडजस्ट करवा लूंगा। अगर मैं टैक्स ना बना मैं इसको रिफंड करवा सकता हूँ, क्या करवा सकता हूँ? अब कई लोग पैटर्न कहते हैं रिफंड नहीं होता, भाई रिफंड करवाना चाहिए। आप ऑफर की फॉर्मेलिटी पूरी करें, अल्लाह माफ करे, इसका वाकई रिफंड नहीं हो सकता। अगर आपका रिफंड जेन्युइन रिफंड हो, आपके पास एविडेंसेस हो, आप प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल करें, अगर जवाब नहीं दे रहे हम अपील कर जाएंगे, हम अपील फाइल कर सकते हैं, क्यों ना जवाब देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सर टैक्स एक ही दफा वो टैक्स था जो सैलरी लगा था, अगले टैक्स से नहीं है, वो एडवांस टैक्स है, वो इनकम टैक्स था, ये एडवांस टैक्स है। एडवांस टैक्स का मतलब ये होता है, इसको वैसे आप समझ लें कि a tax which is collected in advance, यानी कि अगर आपकी इनकम है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। और इनकम भी दो तरह की होती है। अब इनकम की अगर हम बात करें, अच्छा मुझे बताओ कि 10 मिनट हम लोग ब्रेक करनी है या हम कंटिन्यू करें? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा बर्बाद ना मिलना। सर कितने बजे करते हैं? नहीं आप तो जी लेक्चर कितने बजे तक है? हमारा ये उनके साथ देखेंगे मैंने और आप देखो, ये जैसे कहते हैं ना कि
अब इस क्लास में दो लोग हैं मेन जो स्टेक होल्डर यूनिवर्सिटी अपनी जगह पर होगी, आप हैं और मैं हूँ, ठीक है। एक ये है कि मैं यहाँ पे आऊँ कुछ गप्पे शप्पे मारूँ, ठीक है, तो चला जाऊँ, या वैसे पूरी आपको प्लान दे दूँ ये बढ़ाना है, ये रोड से आना, एक साइड से आया, अच्छा यहाँ से ये बता दो क्या वो क्या, तो दैट्स हाईली अनकन्वेंशनल वगैरह सभी चीज़ की जा सकती है। मैं आपको ऐसे बताऊँ कि आप जो सवाल करें ना उसका आपको जवाब भी दूँ और मैंने जो भी बढ़ाना है वो बढ़ा, ठीक है। तो जब आप कहें सर आज बोल नहीं है, मैं यार आपको सब बैठ के चाहे कोई मसला आप अगर नहीं करेंगे कि सर आज हमें पढ़ना है पढ़ेंगे, जब आपके सर आज बस बहुत कोई मसला नहीं। हमने चलना इस तरह है कि मैंने आपको साथ में, तो अगर आप कहते सर आज इतना काफ़ी है कोई मसला नहीं, मैं उसको रिफ्रेश करवा ये क्या कर रहा है कोई मसला नहीं, ये नहीं है कि हम इतना कंसेप्ट लेके जाएंगे आप इस मतलब के साथ डिस्कस कर सकेंगे, ठीक है काफ़ी ठीक है कोई मसला नहीं। सर ये जो रिफंड हमने अमाउंट किए इसी को टैक्स रिटर्न बोलेंगे, ये जो हम वैसे टैक्स किया नहीं टैक्स दे रहे बच्चे रिटर्न नहीं समझेंगे, रिटर्न नहीं समझ बोला सर रेट क्या होता है? रिबेट ये होता है कि आप इनकम बस खामोशी भाई प्लीज, आपकी इनकम भाई आप मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, आप मैं खुद उठा के भेजूंगा तो आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, ठीक है, और मैं 1 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा इग्नोर करता हूँ, उसके बाद मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाती है। रिबेट ये होता है कि आपकी सैलरी के ऊपर फर्स्ट कीजिए 1 लाख का टैक्स पड़ता, आप कहते हैं कोई ऐसा तरीका कोई ऐसा तो लीगल तो जो मेरा लाख के बजाय को कम कर दे, वो जितना भी काम करा तो क्या आपको उसमें फायदा होगा, दैट इज कॉल्ड टैक्स रिबेट्स। अच्छा वो मतलब टैक्स कंसेशंस, कंसेशन वो कंसेशन को हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। मैंने आपको बढ़ाना इस तरह कि मैं ये समझता हूँ कि आप समझे कि यार ये चीज़ अच्छा कंसेशन में सर ये चीज़ होती है ऐसे सोच, ठीक वो करना वो बात की बात। अच्छा अब हमने पढ़ा है कि टैक्सेस क्यों चाहिए, नंबर 1 वी गॉट टू लर्न टैक्सेस क्यों चाहिए। टैक्सेस इसलिए चाहिए कि स्टेट अपनी मशीनरी को अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको चला सके। स्टेट टैक्स क्यों कलेक्ट कर सकती है, स्टेट सॉवरेन है और सॉवरेनिटी की बेस पे जो हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये वो इसी पे कहते हैं फलाने बंदे पे वो आइन की गद्दारी लगा है, यानी कि बेसिकली जो सबसे सुप्रीम सुपरमेसी की बात हम कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि आपका जो फेडरल गवर्नमेंट होगी वो एम्पावर्ड होगी वो कानून करना है, उनमें एक कानून है वो कौन सा है आपका इनकम टैक्स, उसकी बेस पे आप लोगों पर टैक्स लगाया ताकि उस मैसेज को मीट किया जा सके बगैर लॉ के। फर्स्ट करें मुझे अगर कहे लोग कि भाई यार आप ये पैसे जमा कराएं, भाई आप कौन हो, किसके कानून के तहत कैसे, मैं नहीं यानी कि मुझे लॉ को ठीक हो गया। नंबर 2 पे अब क्या टैक्स हर बंदे पे लगेगा, अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया, ठीक है। अब ये टैक्स का जो एस्टिमेट है गवर्नमेंट अपने पूरी इनकम और एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करके टैक्स लगाना कितना है, गवर्नमेंट ये करेगी कि 1 जुलाई से 2 जुलाई जून तक का एक एस्टिमेट बनाएगी, नॉट एक्चुअल फिगर, अंदाजा ही हो सकता है। अब फर्स्ट करें एस्टिमेट किया कि हेल्थ के ऊपर लगेंगे पैसे, फर्स्ट कीजिए उन्होंने कहा जी 1 करोड़ लगेगा डॉलर मेडिकल, कोई बीमारी ऐसी आ गई 2 करोड़ लग गए, यानी कि वो पहले वाला एस्टिमेट था। सर वो फिर अचानक से क्या हो जाएगा, उन्होंने 1 करोड़ के हिसाब से टैक्स प्लान की होगी, बाकी IMF से दिया सर उस वक्त कंसेप्ट आता है मिनिमम, जिसको आप आईने पाकिस्तान सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एक्ट बना सकते हैं, उस वक्त आपको ऊपर सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मीनिंग देयर बाय कि आपका टैक्स तो फिर बाय लॉ है, ठीक है, आप पूरे साल का एस्टिमेट है, फिर इंक्रीज कैसे होता है, मैंने आपको कहा कि पिछले साल के 11 माह हमारे पास स्टैट्स होते हैं, उन 11 माह की बेस पे हम अगला जो 12 माह है उसका एस्टिमेट करेंगे, और 11वें महीने के भी स्टैट्स है उसमें वो आ जाते हैं, ठीक है ना, मतलब 12 महीने के भी स्टैट्स है जून में हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन जून में हमें उसको अप्रूव करना था, 1 जुलाई से नया अप्रूव उसको सभी से पास ना करवाया फिर ही मसला होगा, जिसकी वजह से कहते हैं कि इसका बजट पास हो जाए हमारा, यदि जिसको अपने मनी बिल पास होके फाइनेंस एक्ट बन जाए, ये बात को फॉलो करना। फिर वो भाई ने कहा कि डबल टैक्स सर एक दफ़ा सैलरी पे, फिर बैंक पे,
फिर गाड़ी देने में तो मैंने कहा कि इनकम टैक्सेस में एक या बाकी दो क्या है एडवांस टैक्सेस। ठीक हो, तो अभी हमने टैक्स के वर्ड को पढ़ा है, किसी हमें इनकम के वर्ड को पढ़ा हमने नहीं पढ़ा, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इन चीज़ों को कोई बच्चा अगर आपको कोई सवाल पूछे आप लिख के मिला सकते हैं, ठीक है ना, सर ये सवाल हैं। ठीक है, सवाल इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन हो गए तो दोज क्वेश्चन विल बी हाईली एप्रिशिएटेड। अगर भी कोई दूसरे क्वेश्चन होते हैं तो वो मेरा ख्याल है कि आप अपना अपना टाइम से आना है उसको। ठीक है जी जी सर इसके लिए बुक में आपको कोशिश करूँगा कि आपके नोट्स दे दूँ, ठीक है। और ये है कि बुक्स मार्केट में बेतहाशा है, ठीक है। अगर आपको पढ़ने का शौक हुआ, मैं भी इंशाल्लाह ये बाय अमन और शो में आपको रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। वो इनफैक्ट बल्कि उसमें आपको जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल रिव्यू होगी, तो उसमें ये है कि आप नेक्स्ट ये डेडिकेटेड बुक रिकमेंड भी कर सकता हूँ, दे भी सकता हूँ शॉप में, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर आप मेरे साथ चलेंगे ना तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स में आपको दे देंगे। उसमें पता क्या होता है, उसमें आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मैं मिसाल देता हूँ। आपको कानूनदान आप जानते हैं, सिविल लॉ की बात करें, क्रिमिनल लॉ की बात करें, तो वो हमें बड़ा शौक होता है दफ्तर में ताले का, इतनी बड़ी मोटी बुक होती है, लेकिन उसमें जो प्रैक्टिकल सेक्शन सेट होते हैं ना कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं। हमें उन चीज़ों को समझना जो हमने अप्लाई करना है, इन चीज़ों को लेकर पहले तो आप उनसे कंसेप्ट लें, ये चीज़ें आपको बताई हैं ना, मैं आपको नोट्स दूंगा इसमें, और इन्हीं चीज़ों से हट कर नोट्स नहीं दूंगा, और मैं नोट्स अकॉर्डिंग टू योर क्लास तैयार करूँगा कि यार ये चीज़ें नहीं होना है, ये नोट्स के साथ शॉर्ट फॉर्म में ये शॉर्ट फॉर्म में आपको बुक भी अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं देखूँगा हमेशा नहीं है, मैं बिल्कुल दे दूँ, मुझे कौन सी कॉस्ट लगती है भाई। एडन में ये कह रहा हूँ कि आप ये गुमराह ना हो जाए कि वो चीज़ें नहीं बढ़ी, आप उनको पढ़ के जी तो ज़्यादातर पाकिस्तान में टैक्स के हवाले से किसके अच्छे मतलब जजमेंट्स हैं, जैसे मतलब इंडिया में होती थी जस्टिस एमसी चगला होती थी, उसकी काफ़ी रिनाउंड की टैक्स में उसकी बहुत अच्छी जजमेंट्स है। इज देयर समवन लाइक दैट इन पाकिस्तान, डू यू बिलीव कि इसकी बहुत अच्छी जजमेंट्स? मैं अगर पर्सनल आपको ओपिनियन दूँ तो इसमें ना माजरत के साथ हाई कोर्ट में सारे जजेस की बात नहीं करते, बहुत कम लोग हैं जो टैक्स की प्रैक्टिस को लेके वो ऊपर तक चले जी सर बिल्कुल, बाद में मेजॉरिटी लोग सिविल क्रिमिनल वाले हैं, सिविल क्रिमिनल या कॉर्पोरेट, हाँ कॉर्पोरेट वाले हैं, ठीक है। टैक्स ना इट्सेल्फ एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, बिल्कुल। अगर मैं ये भी आपके साथ जाती करूँगा, मैं आपको कहूँ ना मैं आपको टैक्स पढ़ाता हूँ, आप चैंपियन मान लो, आपने तो अकाउंटिंग करने की नहीं, एक बात उसके लिए अकाउंटिंग भी है, अच्छा अकाउंटिंग और टैक्स का क्या ताल्लुक है, ये आप बताऊँ आपको मल्टीपल पॉइंट पे बात करता हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आप LLM करने देते हैं, वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आप मुझे किसी को एडमिशन नहीं, अच्छा क्यों? आपने LLM में अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, आप हंसे ना के साथ पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में LLM में अकाउंटिंग नहीं होती है, उनकी रिक्वायरमेंट है टैक्सेशन लॉ में LLM करना है तो अकाउंटिंग पढ़ना है। फिर वो क्या करते हैं, एडमिशन लेना है नहीं लेना है, हमारा पहले टैक्स का अकाउंटिंग का पेपर दो, वो कहता वहाँ का कोई आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट पेपर बना कर देगा, यूनिवर्सिटी बना कर देगी, उसका मतलब क्या है उस पेपर को आप पास करें, अगर आपको आता नहीं आता तो कहेंगे हमारा सेमेस्टर अडॉप्ट करें, प्री सेमेस्टर होगा जो जिसमें आपको अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाएगा, उसमें आपको जो टर्म्स हैं अकाउंटिंग को पढ़ाते हैं। अब आप लोगों को मतलब अच्छा कैपिटल क्या होता है, ऑनर इक्विटी क्या होता है, अच्छा जी बॉन्ड्स क्या है, बैलेंस क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, इनकम स्टेटमेंट क्या है, रिकंसिलिएशन क्या होती है, आपको चीज़ों का रिटेल एथिक्स क्या है आपको नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इनके बगैर आ नहीं सकता, लेकिन आप अच्छे टैक्स के वकील अगर आपको अकाउंटिंग नहीं, या अगर मैं कहूँ कैसे नहीं अकाउंटिंग फर्ज करें कि जिस बंदे को रुझान है टैक्स परचू करना है तो उसको अकाउंटिंग भी सीखनी चाहिए। या तो इस फॉर्म में खड़े होकर मैं कोई ऐसी बात करूँगा मैं आपको कोर्स दे सकता हूँ अकाउंटिंग का, अगर ये 11 साल तो अपना मजे ले सकते, आई एम नॉट लाइक दैट मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि आप मुझसे कोर्स मार्केट में बोलने नहीं बने तो आपको वो स्पेशल ट्रेनिंग जो टैक्स को भी जानता हो और अकाउंटिंग को भी जानता हो, ताकि आपको चीज़ें जैसे आपकी जरूरत है ना उतनी से बनाए, वो इतना इन डेप्थ ना चला जाए कि आपको आपको नहीं मिलना एक बात है। तो अब आपको ये पढ़ाया जा रहा है ना, आप मुझसे पढ़ लें, मैं ये नहीं कहता मुझे बहुत अच्छा आता है, मुझे कुछ नहीं आता। आप बाकी जो आपके फेलोज हो गए जो 3-4 टीचर यहाँ पे पढ़ाने होंगे, तो आपने जब कोई 2-4-6 क्लास लोग हैं तो किसी के साथ बैठना है, ये जो हम जैसे डिस्कशन कर रहे हैं आपने ऐसे जनरल उनको पूछो ना कि हम आपका टेस्ट करें क्या करें कैसा पढ़ें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि जो आपके पास है वो क्या है और क्या कर सकते हैं। देखिए हर बंदा मुझे कहता है मेरे पास चीज़ अच्छी है, कहता मेरे पास अच्छी नहीं है, वो
अच्छी चीज़ का अंदाज़ा आप खुद करेंगे जब क्लास ले किसी सर्विसेज में आपके पास सर अगर अकाउंटिंग और टैक्सेशन लाजम मौजूद है तो उससे रिलेट करते हैं जैसे आप अगर टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो जी यस यस सर तो ये अकाउंटिंग क्यों नहीं है तो होना चाहिए था स्पेशल सब्जेक्ट मैं आपको बता दें मैं एड हिस्ट्री में दिया तो मैंने उनको कहा कि बेसिकली मैं आउटलाइन अपने बच्चे को बनाऊंगा। मुझे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सर ऐसे नहीं। मैं कहता हूँ सर आपको मैंने सिलेबस आप दे रहे हो वो बड़ी। उन्होंने कहा कि सर HEC की हमें ट्रैक्शन है उनके कोप है हमारे पास आप उसको फॉलो करें। मैंने कहा यार मैं जल्दी नहीं पता अजीब सी चीज़ें। उन्होंने कहा कि आप अपने भी मान लें उनके मान लें कि मिलाव में उतना ही नहीं होते हैं। तो अब ये तो HEC का अगर मैं बात करूँ तो HEC शुक्र है कि मैं किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में परमानेंट फैकल्टी मेंबर नहीं हूँ, वरना रोटी का मसला आता था मैं ऐसे ध्यान देता था। HEC को चाहिए इसके ऊपर HEC को चाहिए कि वो कंसल्टेंट ऑन बोर्ड करे। पढ़ाई अब दुनिया बहुत आगे निकल गई। अब बात को समझिए, आप वकील हैं, आप लॉ करके पता क्या अभी आप कहते हैं ना एक बड़ी कमाई हो गई। अच्छा लॉ कर लिया हम ये कर देंगे बंदा बोल गया हम मार देंगे फैंटी लगा देंगे पुलिस वाले को ये कर देंगे वो कर देंगे दवाई कर देंगे। ये चीज़ें ना आप छोटे मोटे फिल्म बना के सोशल मीडिया पे हो या बाकी हर बंदा ऐसे नहीं कर सकता ना आप। अब बात करने का मकसद ये है कि सर एक बात याद रखें कि आपका मुश्किल वक्त इसके बाद स्टार्ट होता है आपकी डिग्री के बाद। पता है घर वाला सोचता है बेटा वकील ये कमाएगा हमें कुछ देगा और आप देखेंगे कि सीनियर के पास जाएंगे सीनियर में कहेंगे अच्छा चले जी आप मेरे साथ लग जाए। आपको बनना पड़ेगा क्योंकि आपकी वैल्यू उस वक्त बनेगी जब आप उसके साथ काम करेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ आपको कोर्स में बढ़ा दें अच्छा सिविल को कैसे काम करना है, सिविल ट्रायल होता क्या है, उसके स्टेजेस क्या है, क्रिमिनल ट्रायल क्या होता है, टैक्सेशन में आपकी रिटर्न कैसे फाइल होती है, उसके बाद आपका फर्ज करें कि नोटिस कौन से आते हैं उनके प्रोसेसेस क्या हैं अपील्स को रेफरेंस के। तो मैं कहता हूँ कि दुनिया सामने हो जाए डिग्री की डिग्री हो जाए और उसके बाद आप प्रैक्टिकल आप जाएँ आप पे चलो। अब मैं मास्टर के साथ कि आपको मैं बता रहा था कि यहाँ पे लोग मेरे साथ मेरे पास अगर नाम ही मुझे भूल गए तो 5-6 लोग यहाँ पे और उनमें से 2 या 3 डॉक्टर से आजाद जो यहाँ से मुझे पढ़ के गए ठीक है पढ़ा प्रैक्टिकली मैंने कहा क्या दोस्तों के साथ हम लोग ना किताबों वाले लोग हैं प्रैक्टिकल वाले लोग हैं ठीक है। तो अब वो प्रैक्टिकल से चलना हो नहीं है यानी कि यूनिवर्सिटी को चाहिए वो ये जो प्रैक्टिस करता है ना परमानेंट कहीं एक अलग बंदा आप लोग रखें जो डिपार्टमेंट को मैनेज करे बाकी उसका काम हो चाहिए ना दे दो मेरे को आने जाने के पेट्रोल के पैसे मुझे मिलते हैं। ये पैसे वो नहीं है जिसमें आपको मैंने पहले भी आपको कहा मैं आया हूँ या जो लोग इसमें फारिग है ना वो मेरी वजह से जो बंदा मुझे रिस्पेक्ट दे सकता है मैं कभी उसको भी सिखाते नहीं हूँ। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है जो बंदा कल को यहाँ पे बैठा हुआ है बैठने को सीखने के लिए आया हुआ है और वही आपको रिजल्ट लेगा कल को वही आपको निकालेगा ठीक है। तो प्रैक्टिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली सॉफ्टवेयर का वर्ड जो है ना वो पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर ही होता है सॉफ्टवेयर बनाना भी आता है हमें कोडिंग का नहीं पता कोडिंग में लैंग्वेजेस कितनी हमें वो नहीं पता यानी कि हम एजुकेशन सिस्टम में बहुत पीछे हैं और वो हम किताबें पढ़ रहे हैं जो 18वीं सदी की हैं 19वीं सदी की हैं हमारे पास हिसाब नहीं है। अब दुनिया में AI और इन चीज़ों के ऊपर वो कहता किताबें और MPhil और पता क्या क्या चीज़ स्टार्ट हो गई हैं। आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सर्च करें अब यहाँ पर सर्च करें अब लॉ करके आप लोगों में से मुझे कोई बंदा हाथ में लगा कि प्रैक्टिस नहीं की इस डिग्री में उसने सीखा सिविल केस कैसे करना है सिविल ट्रायल क्या होता है उसके स्टेजेस क्या मैं बता रहा हूँ क्रिमिनल स्टेज वो ट्रायल क्या होता है हाँ इसमें वो अगर आप प्रैक्टिस करें या कोई आपका बड़ा करता है उसको छोड़ के यहाँ पे आपने डिग्री में पढ़ा ये बताएं डिग्री में नहीं सर सिर्फ फैमिली लॉ के टीचर थे हाँ जी फैमिली लॉ के टीचर थे स्टील फादर साहब थे उन्होंने सिर्फ प्रॉपर प्रोसेस सारा बता दिया कोर्ट प्रोसीजर कैसे होते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कैसे दैट्स एक्सीलेंट उनके अलावा हमें ऐसे टीचर की जरूरत है हमें ऐसे टीचर की जरूरत है जो आपको बताया कि सर यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा और वहाँ तक चीज पहुँचेगी लास्ट स्टेज वो इसके दरम्यान में क्या क्या स्टेज होंगे वो बताएं प्रॉपर फाइल लेते थे यस चलिए जी एनी अदर क्वेश्चन सर एक और क्वेश्चन जिस आपने जो टॉपिक से था जी जी जो टैक्स रिटेन कर लेते हैं जो आपके अंदर एडवांस टैक्स है
उसको गवर्नमेंट रिटेन कर लेती ना, अगर कोई खुद क्लेम ना करे तो वो रिटेन हाँ वो बिल्कुल सही है, वो बात काफी नहीं करते कि हम उसको क्लेम ना करें, रिफंड फाइल ना करें, हमारी इनकम ना और डिस ना हो सके, तो वो ज़्यादा गवर्नमेंट किस मन में रिटेन कर रही है उसको? वो गवर्नमेंट के पास सारा डाटा है, बैंक से करती है तो वापस क्यों नहीं करा दे देते? काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। स्टेट लेते खुद है। आप ये बताओ कि आप दो भाई हो, आपके बाप की प्रॉपर्टी है, आप यहाँ रहते हो, गाँव में आपका भाई रहता है, और आप उस भाई से प्रॉपर्टी ना मांगो तो आप प्रॉपर्टी को देगा, आपका विषय बनता है। जिस जो भाई खुद ले रहा है प्रोसीजर से नहीं प्रोसीजर नहीं है, फर्ज करो कि आपको उधर बैठा हुआ है, आपकी बात नहीं बंटवारा नहीं किया, आप जाके उसे मानते भी नहीं है, दोनों जगह पे बैठा हुआ, कभी आके कहेगा कि यार ये दूसरी जो जगह है ना आप हो, ये सब मेरा भाई आपका भाई वाला चाहिए सर, आपको क्लेम करना पड़ेगा, अगर आप उसको नहीं फाइल करते हैं तो नहीं आपको ये स्टेट लेवल पे वो सारा टैक्स हमारे तो ऐसे ही ना अक्सर नहीं देंगे आपको क्लेम करना पड़ेगा। कैसे ना बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है, ठीक है, आपको ये स्टेट आपकी माँ है, इसको आपने कहना है मेरा ये एडवांस टैक्स है दें। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये अमाउंट जो स्टेट के पास रह जाती है, क्योंकि अक्सर अमाउंट अनअवेयर इस चीज़ के बारे भाई में टैक्स करो, अक्सर आपको नहीं पता है कि हम क्लेम कर सकते हैं, नहीं पता किसी को, नहीं पता हमारा एडवांस टैक्स भी होता तो है, वो आपको बढ़ाएंगे तो आप रिफंड नहीं लगते हैं। नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ ना, टोटल अमाउंट की सारी अमाउंट जो होती है गवर्नमेंट के पास वो जाती किस खाते में, मतलब क्या ऐसा क्या वो रेवेन्यू आ जाता है उस साल का, रेवेन्यू ऐड कर लेते हैं टोटल। यस सर ये मेरा एक क्वेश्चन है सर कि जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं, मतलब इनकम टैक्स और होल्डिंग टैक्स, मतलब कि कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं? अभी नहीं अभी बड़ी अभी अनुभव बैठ है सर ये चोरी कैसे होता है? हाँ चोरी कैसे होता है? क्या टैक्स चोरी अच्छी माँ को अपने बच्चों को दूध देने का टाइम पता होता है